नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 24 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं अपने द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो इस क्रम में देखो, पहला टॉपिक जो आपके सामने है दैट इज डाउन हॉल ड्राइविंग। ये व्यापार को लेकर है, व्यापार में जिस प्रकार से कमी देखी गई है उसको लेकर चर्चा की गई है। इसको लेकर हम पढ़ेंगे, इसको है ना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको बिल्कुल एक डिटेल्ड इंसाइट मिलेगा, इसके अंदर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है डायलेम्नाज ऑफ इंडिया ग्रेट पावर एंड एम्बिशंस। अब देखो कि भारत की जो बड़े पावर यानी कि बड़ी शक्ति बनने की जो अपेक्षा की वो है, डायलेम्ना मतलब दुविधाएं हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। दो टॉपिक्स हैं, दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक से अपने जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डाउनहॉल ड्राइविंग। डाउनहॉल ड्राइविंग, अब देखो श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स पोज अ रिस्क फॉर दिस ईयर्स ग्रोथ होप्स। अब देखो जिस प्रकार से ट्रेड वॉल्यूम्स गिर रहा है, ट्रेड वॉल्यूम्स का सिकुड़ना, श्रिंकिंग क्या होता है? सिकुड़ना। तो ट्रेड वॉल्यूम यानी व्यापार के आंकड़े का जो सिकुड़ना है, ठीक है, कमी जिस प्रकार से देखी गई है, तो इस प्रकार की इस साल की जो वृद्धि की उम्मीदें हैं, होप्स हैं, विकास की उम्मीदें, उसको उसके लिए एक जोखिम पैदा करता है ये। ठीक है, अब देखो 2000 यहाँ 22-23 की बात की गई है, उसमें रिकॉर्ड 775 बिलियन का व्यापार हुआ था, इंडिया का एक्सपोर्ट्स हुआ था। ठीक है, अब देखो इस बार जो वैसा स्टार्ट होने को आपको नहीं दिखेगा, वैसी शुरुआत नहीं हुई है कि ये 775 बिलियन के आंकड़े को पार करे 2022-23 की। देखो 2022-23 ना, अभी आप बोलोगे सर 23 है, तो बाबू ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, वित्तीय वर्ष की। अब वित्तीय वर्ष आपको पता होता है 1 अप्रैल से लेकर के मार्च के लास्ट दिन तक होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पर है आपका 2022-23 है, तो ये 23 का जो मार्च बीता ना, तो ये वित्तीय वर्ष क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब ये 23-24 चल रहा है। ठीक है, तो इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट दिस ईयर, मतलब उतनी अच्छी शुरुआत नहीं होने वाली है। आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स दैट हैड क्रॉस्ड 450 मिलियन लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर ना जो आउटबाउंड शिपमेंट था ना गुड्स का, सामानों का, ठीक है, बाहर जाने वाला, वो कितना क्रॉस किया था? 450 मिलियन क्रॉस किया था। उसमें इस बार 15.1% की कंट्रैक्शन हुई है, सिकुड़ गया है, कंट्रैक्टेड। ठीक है, 15.1%, यानी कि 15.1% नीचे गिर गया है ये। अप्रैल टू जून 2023 क्वार्टर है ना, अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है ना, एंड देखो एक जो वित्तीय वर्ष होता है ना 12 महीने का होता है, उसको क्वार्टर में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो अप्रैल से जून तक की बात की है, अप्रैल मई जून 3 महीने की बात की है। उसमें क्या हुआ है? ये इतना श्रिंक कर गया है, कंट्रैक्ट कर गया है, गिर गया है। जून प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली जस्ट शाई ऑफ 33 बिलियन वॉज द लोएस्ट फिगर। देखो ये भी लोएस्ट फिगर है 8 मंथ में, है ना। जून का जो यहाँ पर बताया गया है जो 33 बिलियन का क्या है? लोएस्ट फिगर, सबसे कम आंकड़ा है 8 महीनों में। एंड रिफ्लेक्टेड अ 22% ड्रॉप ईयर ऑन ईयर, जिसमें कि 22% जो ड्रॉप है साल दर साल देखा गया है। अ स्केल ऑफ कंट्रैक्शन लास्ट सीन अमिड द इनिशियल मंथ्स ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन, जो कि ऐसा कंट्रैक्शन है, वो एक तरह से सिकुड़न है, कमी है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम में देखा गया। कोविड-19 के टाइम में तो ये होना ही था, सप्लाई चेन बाधित हो गया था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, बंद हो गया था, होना ही था। लेकिन अभी जो हो रहा है वो थोड़ी चिंता की बात है हमारे लिए। देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द इंपोर्ट बिल एज वेल एज ओवर द फर्स्ट क्वार्टर। वही इंपोर्ट बिल में भी कमी आई है, जो आयात बिल है हमारा ना, उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर में कमी देखने को मिली है। अल्बिट एट अ स्लोअर पेस देन एक्सपोर्ट्स, जो कि एक्सपोर्ट्स की तुलना में थोड़ा कम, ऐसा है ना, इंपोर्ट बिल में थोड़ी उसकी तुलना में कम कमी है। This 12.7% dip is largely driven by the prevalence of lower commodity prices this year compared to the same quarter last year. अब ये जो 12.7% डिप जो है, कमी जो है, ये क्यों हुआ है? तो कमोडिटी जो प्राइसेज हैं, जो वस्तुओं के मूल्य है ना, वो थोड़े क्या है? कम हैं, लोअर हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में बात करें तो। when the import bill had shot up 45.5% after the Russia-Ukraine conflict erupted, जब आपका इंपोर्ट बिल जो था वो 44.5% तक चला गया था जब ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है,
रूस और यूक्रेन की लड़ाई को स्टार्ट हुए तो महीनों हो चुके हैं ना, काफ़ी दिनों चल रहा है ये। एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट्स, देखो गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट्स को निकाल दें, तेल और सोने का आयात को निकाल दें, तो वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स जो है कमिंग इनटू कंट्री, जो देश में आ रहे हैं ना शिपमेंट्स, सामान जो आ रहे हैं, उसका जो वैल्यू है वो 10.5% डाउन है पहले क्वार्टर में, यानी इतना कम है पहले क्वार्टर में, यानी पहले 3 महीने में। सिक्वेंसली द डिक्लाइन इन नन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट, देखो जो नन ऑयल हैं, गैर तेल या गैर सोने के जो आयात हैं, उसमें जो डिक्लाइन है वो कितना बढ़ गया, देखो 2%, मई में कितना था 2%, वो जून में आके हो गया 16.7%। तो एक तरह से क्या है, एक्सीलरेट किया है, बढ़ा है, इंडिकेटिंग दैट डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स आर ऑल्सो एबिंग, which this imply the goods trade deficit may not widen as it had last year। अब देखो कि जिस प्रकार से आंकड़ा दिया गया है और बताया गया है, डोमेस्टिक डिमांड जो है यानी घरेलू जो मांग है, जो घरेलू मांग है, जो घरेलू मांग का मतलब है कि जो आप लोग इंडिया में यूज करते हो, ठीक है, तो घरेलू मांग हुआ ये है ना, हमारे यहाँ देश के अंदर जो मांग है, तो घरेलू मांग में कमी आ रही है, एबिंग है, कमी आ रही है। हालांकि इसका मतलब है कि हमारा जो व्यापार घाटा है वस्तुओं का वो पिछले साल की तरह नहीं बढ़ सकता है, लेकिन यह जो है घरेलू विकास के लिए, ठीक है, वो अच्छा संकेत नहीं है। इट डज नॉट ऑगर वेल फॉर डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेज दैट फॉर्म इंडियाज की आर्मर अगेंस्ट द गैदरिंग ग्लोबल स्लो डाउन। और देखो ये जो घरेलू जो खपत है, घरेलू उपभोग है, मांग है, ठीक है, देखो कमी आ रही है, यहाँ घरेलू विकास नहीं होगा, मतलब उस तरह से डिमांड नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या है कि वैश्विक मंदी से हमें यही बचाता है, जो घरेलू हमारा कंजप्शन है ना, डिमांड है, यही हमें वैश्विक मंदी से क्या करता है, ग्लोबल स्लो डाउन से बचाता है, और उसी पर प्रभाव पड़ रहा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर स्टिल ग्रोइंग बट एट अ फेयर मोर सोम्बड़े पेस। अब देखो सर्विस जो एक्सपोर्ट्स हैं, सेवा निर्यात अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन निराशाजनक गति से, है ना, ये सोम्बड़े पेस में निराशाजनक गति। दैट IT मेजर्स हु ड्रॉप मोस्ट ऑफ दीज इंटेंजिबल एक्सपोर्ट्स हैव बीन tentative and decidedly downcast about their earnings guidance for this year indicates the trade may गेट वॉस। अब देखो ये भी दिखाता है कि जो ट्रेड की स्थिति है ना वो खतरनाक होने वाली है, बेकार होने वाली है, रुझान जो बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो जिस प्रकार की स्थिति है, सेवा निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन जो IT प्रमुख जो है, इन जो अमूर्त जो निर्माता है इंटेंजिबल वाले जो हैं, उनमें से अधिकांश को ये ऑपरेट करते हैं। इस वर्ष के कमाई को लेकर के, अर्निंग को लेकर के ये निश्चित नहीं है, और इससे पता चलता है कि स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। फ्रेयर ग्लोबल डिमांड में नॉट जस्ट इम्पैक्ट ट्रेड फ्लोज बट ऑल्सो हर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इवन एज टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज कुड एक्सेलरेट फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वैश्विक मांग कमजोर है, ठीक है, उससे क्या होगा, न केवल व्यापार प्रभावित होगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपको आने वाला होता है ना बाहर से भारत में, वो भी उसका भी नुकसान होगा, वो भी प्रभावित होगा। हालांकि आप जो मौद्रिक नीतियों को कड़ा करने से, आप देखो मौद्रिक नीतियां हैं, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, आप मौद्रिक नीतियों को कड़ा कर दोगे तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो और ख़राब ही होता है उससे। एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटेड रिसेंटली, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में उल्लेख किया कि अगर ये होता है तो 6.5% ग्रोथ होप्स फॉर द ईयर कुड वुबल, कि अगर मान लो ऐसी स्थिति आती है तो 6.5% की जो हमारी उम्मीदें हैं विकास की, विकास दर की, वो लड़खड़ा सकती हैं। उबल मीन्स लड़खड़ा सकती हैं, ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लो, ये सब एग्जाम में काम आएंगे, ये सब नोट करने के लिए आपको लेखन में इस समय काम आएंगे, ठीक है, एनालिसिस में, किसी आंसर लिखने में। बट रिटेल सेल्स इन द यूके हैव इम्प्रूव्ड इन जून, लेकिन देखो यहाँ पे यूके का आंकड़ा लिया गया, यूनाइटेड किंगडम का आंकड़ा लिया गया, भारत की छोड़ो, थोड़ा बाहर चलते हैं, तो क्योंकि देखो विश्व में तो सब आते हैं ना, सभी देश आते हैं, तो यहाँ पे जो रिटेल सेल्स है वो जून में इम्प्रूव किया है, हालांकि फ्रैक्शनली, थोड़ा मतलब आंशिक तौर पर। तो द US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन हैज एक्सक्लूडेड कॉन्फिडेंस दैट रिसेशन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी में बी अवर्टेड आफ्टर ऑल। अब देखो वहाँ के
जो वहाँ के ट्रेजरी सचिव है ना जेनेट येलेन, उन्होंने विश्वास जताया है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी है उसको हम टाला जा सकता है। यूरोप और अमेरिका में मुद्रास्फीति कम हुआ है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर तो इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो यूरोप और अमेरिका में कम हुआ है। ठीक है, ट्रिगरिंग hopes of interest and rate pauses instead of furthering tightening to throttle demand and activity। अब देखो जिस प्रकार से वहाँ मुद्रास्फीति कम हुई है, जैसा अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, उससे मांग और जो गतिविधि है वो थोड़ा सख्त होने के बजाय तो ब्याज दरों में थोड़ा ठहराव होगा, ऐसी उम्मीदें व्यक्त की गई हैं। वेल, ड्राइविंग ऑन द हिल्स वन हैज टू प्रायोरिटाइज द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स क्लाइंबिंग अप इवन इफ दैट मीन्स रिवर्सिंग और डिसेंडिंग ऑटोमोबाइल अप टू अ पॉइंट ऑफ अ सेफ पैसेज। अब यह समझने वाली बात यह है कि मान लो आप डाउनहिल ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको ऊपर चढ़ने वाले माध्यमों को प्राथमिकता देनी होती है, भले ही इसके लिए आपको सुरक्षित मार्ग के एक बिंदु तक उतरते हुए आपको फिर से रिवर्स करना पड़े। ठीक है, एक थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा गया है। विद इन द ओवरऑल डाउनहोल डिमांड एंड डाउनहोल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, देखो एक्सपोर्ट्स का जो डाउनहिल जो ट्रेंड है, ठीक है, ओवरऑल जो है, द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज राइजिंग शिपमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मस्ट फ्लोरिश व्हाइल ट्रेड कर्व्स और ऑब्स्टेकल्स अफेक्टिंग अदर प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिव्यूड। अब देखो कुछ को यहाँ पर फ्लोरिश की बात की गई है, बढ़ेगा, तो कुछ के एक तरह से बात की गई है कि रिव्यू यानी समीक्षा की जानी चाहिए। अब देखो निर्यात की जो गिरावट की प्रवृत्ति है, ठीक है, दूसरी बात की जो तो इसमें क्या है, उसके अंतर्गत आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जो बढ़ती शिपमेंट, जैसे कुछ जो चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं वो फलेंगी फूलेंगी आगे बढ़ेंगी, वही जो अन्य उत्पाद हैं, ठीक है, तो उसको प्रभावित करने वाले व्यापारिक प्रतिबंध हैं या बाधाएं हैं, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि अन्य उत्पाद क्यों प्रभावित हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक शिपमेंट्स तो फल फूल रहा है लेकिन अन्य प्रोडक्ट्स उतने उस हिसाब से आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका रिव्यू किया जाना चाहिए, समीक्षा किया जाना चाहिए। इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो कि भारतीय नीति निर्माता हैं, ठीक है, शुड रीडबल एफर्ट्स टू इम्प्रूव competitiveness vis-a-vis rivals such as वियतनाम एंड अब देखो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भारतीय नीति निर्माता हैं, जो भारतीय नीति निर्माताओं की बात की जा रही है, उन्हें बिल्कुल अपने प्रयासों को दोगुना कर देना चाहिए ताकि अपनी कम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएं, जैसे कि वियतनाम के साथ, और एक क्लोजर वॉच दें, जैसे डाइवर्जेंट ट्रेंड्स है डिफरेंट मार्केट्स में जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो उसको लेकर एक नज़दीकी दृष्टिकोण बनाएं कि हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ निर्यातकों को मदद मिले। कैप्चर टू हेल्प इन एक्सपोर्टर्स कैप्चर क्या है, इंक्रीमेंटल इवन इफ फ्रैक्शनल ग्लोबल डिमांड। अब देखो कि जो निर्यातक हैं उन्हें ये मदद मिले कि विभिन्न बाज़ारों में रुझान कैसे हैं, ठीक है, और वो किस प्रकार से अपने आप को उसमें बनाए रख सकते हैं, ठीक, वो प्रभावित नहीं हो सकते हैं, अपने जो कंपटिशनर्स हैं उसके मुकाबले कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सब पे चर्चा इस टॉपिक में की गई है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट में बात करेंगे डायलेमाज ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशंस। देखो भारत की जो बड़ी शक्ति बनने की जो अपेक्षाएं हैं उसमें जो निहित दुविधाएं हैं उसको लेकर चर्चा यहाँ पर है। उन्हीं दुविधाओं को यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, चलो, तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो भारत जिस प्रकार से अपनी गति को बढ़ा रहा है, ठीक है, चाहे वो ऋण पुनर्गठन की बात हो, यहाँ लेफ्ट साइड थोड़ा आपको देख लो, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्लोबल पावर विल इंडिया बी, भारत किस प्रकार का वैश्विक शक्ति बनेगा, किस प्रकार की वैश्विक शक्ति बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अब देखो, अब लोग तर्क देते हैं कि भारत को बड़ी शक्ति बनने की आकांक्षा करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बढ़ती शक्ति का दावा करना चाहिए। कुछ बताते हैं कि भारत बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में कदम उठाने से पहले अपने लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठा सकता है, प्रशासन में सुधार कर सकता है, अपने देश के भीतर सामंजस्य बैठा सकता है। अब देखो कई सारी बातें हैं,
एक जो बातें कही जाती हैं, आप देखो कि अति राष्ट्रवादी और गहन निराशावादी आख्यानों के बावजूद, डेलिब्रेशंस, चर्चाओं, डिस्कशन के बावजूद भारत के आगे बढ़ने की कहानी जो है और चुनौतियां जो हैं, चैलेंजेस जो हैं, उस पर एक व्यवस्था के तहत एक्टिवली गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत जिस तरह की पावर बनेगा ना, वो न केवल दुनिया को डिफाइन करेगा, दुनिया को निर्धारित करेगा, बल्कि जो इसके नागरिक हैं उसके जो भाग्य को भी आकार देगा। भारत के जो नागरिक हैं 1.4 बिलियन, ठीक है, और बढ़ ही रहे हैं लगातार, तो उसके जो आबादी है उसको निर्धारित करेगा ये। अब देखो भारत जो बढ़ रहा है, ठीक है, भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, तो उसके तो वैश्विक परिणाम भी होंगे। भारत भी तो कई देशों से कनेक्टेड है। भारत रूस पर और यूक्रेन लड़ाई पर न्यूट्रल रहता है, तो कभी अमेरिका, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो यूरोपीय संघ की, यूरोपीय यूनियन की खिंचाई भी कर देते हैं, है ना, उसके एक तरह से टीका टिप्पणी भी करते हैं, सही करते हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो टिप्पणी होती है भारत पर वो उचित नहीं होती है, तो भारत समुचित जवाब देता है। तो भारत अब दब के रहता नहीं है, ठीक है, अमेरिका के साथ भारत डील करता है, रूस के साथ ही भारत का अच्छे संबंध है, तो भारत कई आयामों को देख रहा है। तो भारत जिस प्रकार से बनेगा तो उसके बाहर परिणाम होंगे ही, ठीक है। अब देखो तो 1991 के बात करें, भारत जब था तो भारत एक कमजोर, गरीब और संकटग्रस्त देश था। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 5.8 अरब डॉलर था। जीडीपी जो था वो करीब 270.11 अरब डॉलर था। तो वहीं जिस प्रकार उस समय करीब 50% आबादी गरीब थी, लेकिन भारत सरकार ने पहल करते हुए आगे बढ़ी। भारत पाकिस्तान संघर्ष की पॉसिबिलिटी सामने खड़ी थी। कश्मीर में हिंसा अपने चरम पर थी। और दूसरी ओर की उस समय क्या था कि भारत का जो परम भरोसेदार था सोवियत संघ, उसका पतन हो गया, ठीक है, सोवियत संघ खत्म हो गया। ये जो बेलारूस हैं, यूक्रेन, सब क्या है, सोवियत संघ के ही तो पार्ट थे पहले, अब ये अलग अलग हो गए हैं, रूस अलग हो गया है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध, ठीक है, पाकिस्तान की उसके साथ अच्छे संबंध थे। तो वही है, 2023 तक हम आते आते 3 दशकों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के साथ अब लड़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे भारतीय सेना परेशान हो जाए। तो कई सारी बातें हैं, ठीक है। अब देखो चीन हालांकि हमारे सामने एक चुनौती के रूप में उभरा है। तो 1991 के आर्थिक संकट के बाद हमने आर्थिक सुधार किए, हमारी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, गरीबी में भी कमी आई। दुनिया की हम जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार हैं। भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो जल्द ही 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अब भारत क्या है, परमाणु हथियार जो भारत के पास है 100 से अधिक हैं, तो इसके साथ है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु सेनाओं में से एक है भारत, ठीक है। भारत जब अब देखो भारत जो है अमेरिका को बहुत पसंद आ रहा है। अमेरिका भारत को करीबी देशों में से एक के रूप में ले रहा है, ठीक है। अब देखो भारत के कई देशों के साथ, चाहे फ्रांस की बात करो, अमेरिका, सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। तो भारत बिल्कुल एक सही रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है और हर एक मामलों को बिल्कुल सही तरीके से डील करता है। भारत जो वैश्विक संकटें हैं उसमें मध्यस्थता का लैंग्वेज यूज करता है, एक शांति की बात करता है, ठीक है ना। तो भारत इस प्रकार से वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक सही व्यवस्था के रूप में उभर रहा है। तो वही है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है होने के बावजूद 2021 में इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी जो थी वो 1947 डॉलर थी, जबकि बांग्लादेश की 2227 भारत से अधिक थी। तो भले ही देखो बांग्लादेश दुनिया की केवल 40वीं सबसे बड़ी सेना है, उस स्तर पर भारत की तरह नहीं है, लेकिन थोड़ा तुलना का है कि अब देखो अब सैन्य ताकत आपने बना लिया, नागरिकों पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भारत को नागरिकों पर भी ध्यान देना चाहिए। देखो विदेश नीति अपनी नीति है, अपने बाहर अपनी जो पहुंच है वो है, लेकिन विशेषकर अपने देश में, है ना, हमारे नागरिक किस प्रकार से हैं, हम उन्हें किस प्रकार से देखते हैं, इस सब पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो यही बात है ना, कि भारत की थोड़ी व्याख्या की गई है कि भारत को किस प्रकार का अप्रोच रखना चाहिए, भारत को कैसे काम करना चाहिए। तो आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा, ठीक है, कि भारत की जो वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षाएं हैं उसमें क्या क्या दुविधाएं हैं, क्या क्या बातें निहित हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक को तो वर्ड बाय वर्ड, दूसरे को भी मोस्टली वही मैंने पूरा आपको बता दिया, एज इट इज़ हिंदी इसका बता दिया है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।